Hello students, this is Girjesh Kumar Mat, English lecturer in Sri Gandhi Vidyalaya Inter College बछरावा रायबरेली। स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश में अपनी बातों को तभी ठीक ढंग से बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं या हम इंग्लिश में अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को तभी बेहतर तरीके से हम लिख सकते हैं जब हमें ट्रांसलेशन आता हो। और ट्रांसलेशन कैसे आएगा? ट्रांसलेशन तो आएगा टेंस के रूल के हिसाब से। अगर हमें टेंस के रूल्स पता होंगे तो हम इजी वे में, चाहे बड़े से बड़ा सेंटेंस क्यों न हो, हम ट्रांसलेशन बना लेंगे। तो आज हम आपको टेंस के रूल्स भी बताएंगे और उस टेंस के रूल्स के आधार पे कैसे ट्रांसलेशन करते हैं हम वो भी बताएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद टेंस। एक्चुअली टेंस क्या होता है, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि टेंस इंग्लिश ग्रामर के वे रूल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी कार्य किस समय हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है और कितना हुआ है। यानी कि अगर इस डिफिनीशन को देखें तो कोई कार्य किस समय में हुआ है यानी कि टाइम, और कितना हुआ है यानी कार्य की स्थिति, स्टेज ऑफ वर्क, इन दोनों को मिलाकर के बनता है। अब जब टाइम को, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 पार्ट्स में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और जो कार्य की स्थिति है वो इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। अब ये इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस ये क्या है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वे वाक्य होते हैं जिसमें वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि आता है। इन प्रेजेंट में होता है वर्तमान, और इंडेफिनिट माने होता कार्य के होने की जानकारी है, लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है कार्य की वो हमें नहीं पता है। वास्तव में इसमें हम किसी की आदत को प्रकट करते हैं या किसी कार्य के बार बार रिपीटिशन का, यानी बार बार होने का जहां पे जिक्र होता है प्रेजेंट टेंस में, वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे देखिए, वह दूध पीता है। देखिए, ता है, एक सेंटेंस और लेते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। वह दूध पीता है, कार्य तो हो रहा है, आपको पता है वर्तमान में है, लेकिन कार्य की एक्चुअल स्थिति क्या है? वो दूध कब से पी रहा है ये नहीं पता है, कब तक पिएगा ये भी नहीं पता, अभी वर्तमान में वो पी रहा है कि नहीं ये भी नहीं पता, बस पीता है, कार्य की होने की हमको जानकारी है। और दूसरे शब्दों में हम यूं अगर कहें कि वो दूध पीता है, उसकी आदत है बार बार कार्य रिपीट हो रहा है। तो ऐसे वाक्य जिसमें ता है, ते है, ती है आता हो, अथवा कार्य के बार बार रिपीटिशन की बात आती हो, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हमको ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखना है। सबसे पहली बात तो यह है, देखिए हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताएं। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में जब हम कभी वाक्य लिखते हैं तो हिंदी में वाक्य को लिखने का अलग रूल है और इंग्लिश में अलग रूल है। क्या है? हिंदी में हम सबसे पहले तो कर्ता लिखते हैं यानी कार्य करने वाले का, फिर उसके बाद कर्म लिखते हैं और फिर उसके बाद क्रिया लिखते हैं। जबकि इंग्लिश में थोड़ा सा पैटर्न अलग है। इंग्लिश में क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहां पे देखिए, ये हिंदी का जो वाक्य है इसमें देखिए कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है, लेकिन इंग्लिश में मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखिए यहां पे हमने सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिख दिया। अब कर्ता के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब ये फर्स्ट फॉर्म क्या है ऐसे समझिए, एक्चुअली क्रियाएं जो होती है ना वो 3 फॉर्म में होती है, बेसिकली 4 फॉर्म में भी आप कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। जैसे आपने सुना होगा गो, वेंट, गॉन, गोइंग, राइट, रोट, रिटन या राइटिंग। तो ये जो क्रिया है इसके जो रूप हैं वो दर्शाते हैं। तो यहां पे देखिए हम मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब उसमें यस अथवा यस लगाते हैं। किसके साथ लगाते हैं अभी हम आपको बताते हैं, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये अब हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि कैसे क्या करते हैं। अब मान लीजिए वाक्य है वो दूध पीता है, तो सबसे पहले हमने वो लिख लिया। अब यहाँ पे वह तो लिख लिया सब्जेक्ट,
फिर हमको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें यस अथवा यस, यस अथवा यस किसके साथ लगाते हैं। एक्चुअली आप जानते हैं हिंदी में भी संस्कृत में भी एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया प्रयोग होती है और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया प्रयोग होती है। जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा होगा सह गच्छति, तौ गच्छत, ते गच्छन्ति। तो जिस तरीके से सब्जेक्ट का रूप चेंज होता है उसी तरह क्रिया का भी यानी कि वर्ब का भी रूप चेंज होता है। तो इंग्लिश में भी वही स्थिति है। इंग्लिश में क्या है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन का करता है, कार्य करने वाला है, तो जो ये क्रिया प्रयोग होगी वो सिंगुलर नंबर की होगी। और आपको एक चीज और क्लियर कर दें कि इंग्लिश में जितनी क्रियाएं हैं, जितनी वर्ब हैं, सब प्लूरल में होती हैं। जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन जो होता है सिंगुलर में होता है, उसको हम प्लूरल में बनाते हैं, तब ऐसा तो यस जोड़ते हैं। लेकिन क्रिया में जब हम सिंगुलर से प्लूरल से सिंगुलर बनाना हमें होता है तब यस अथवा यस लगाते हैं। तो अब यहां पे देखिए, अगर यहां पे सब्जेक्ट के रूप में कोई नाम वगैरह है तब तो वो सिंगुलर है। लेकिन जब कभी अगर प्रोनाउन है, प्रोनाउन कौन सा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाए, और बेसिकली ट्रांसलेशन में प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन का ज्यादातर प्रयोग होता है। और पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। यहां पे देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई और वी जो होता है फर्स्ट पर्सन में आता है, यू सेकेंड पर्सन में आता है, ही सी इट दे ये थर्ड पर्सन में आता है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ जो पोर्शन है ही सी इट, ये सिंगुलर में आता है, और ये जो है दे, इसको हम प्लूरल में काउंट करते हैं। जहां तक आई वी और यू, ये 3 फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन वाले जो प्रोनाउन हैं, ये नेचर से तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन बनाते समय इसका प्रयोग हम प्लूरल की तरह करते हैं। तो अब यहां पे देखिए, सब्जेक्ट के रूप में ही है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो यानी कि यहां पे जो क्रिया प्रयोग की जाएगी वो यस अथवा यस के साथ आएगी, तभी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर क्रिया प्रयोग होगी। तो यहां पे देखिए, पीता है ड्रिंक, और उसमें यस लग गया ड्रिंक्स, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट लिख लिया हमने। वे क्रिकेट खेलते हैं, तो अब वे की अंग्रेजी लिख दिया दे क्या है, प्लूरल है, तो इसका मतलब खेलना की अंग्रेजी प्ले होता है, उसमें यस अथवा यस नहीं लगाएंगे, तो हो जाएगा हमारा प्ले और उसके बाद क्रिकेट। अब हम देखते हैं इसी टेंस का निगेटिव। निगेटिव में तो पहचान वही है कि जिन वाक्यों के अंत में तातिथि के बाद है वो आता है, साथ में नहीं शब्द दिया रहता है। जैसे सीता गाना नहीं गाती है, मैं बाजार नहीं जाता हूं। तो अब अभी आपने देखा था पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते थे, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब में ऐसा तो यस लगाते थे, नहीं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते थे और फिर ऑब्जेक्ट लिखते थे। लेकिन निगेटिव बनाते समय आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सहायक क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज और डू का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, प्लूरल है तो डू, फिर नॉट लगाते हैं और उसका मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। यानी कि इसके अनुसार अगर हम ट्रांसलेशन बनाएं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, सीता चूंकि सिंगुलर है इसलिए डज का प्रयोग होगा, फिर नॉट का प्रयोग होगा, नॉट लिख दिया हमने, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया सिंग, और फिर ए सॉन्ग। मैं बाजार नहीं जाता हूं, यानी कि आई, और आई के साथ जैसा कि मैंने बताया आई नेचर में तो सिंगुलर है, लेकिन कैसे ट्रीट किया जाता है, प्लूरल की तरफ, तो डू हो जाएगा, डू नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरीके से निगेटिव हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करने जरा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहचान तो वही है कि जिन वाक्यों के अंत में तातिथि के बाद नहीं आए और साथ में प्रश्न पूछा जाए। अब प्रश्न भी देखिए 2 तरीके के पूछे जाते हैं। एक तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें वाक्य के बीच में कोई न कोई प्रश्नसूचक शब्द होता है, इसको बोलते हैं हम ए टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य। कहां, कब, क्यों, कैसे, जैसे ऊपर वाला ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस हो गया। और दूसरा जो बी टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य होता है, वो उसमें वाक्य की स्टार्टिंग क्या से होती है, जैसे क्या वह गीत गाती है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब अगर इस तरीके के वाक्य हैं तो हम बनाएंगे कैसे। अभी तो आप देख लीजिए निगेटिव वाला फार्मूला। निगेटिव का फार्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर नॉट लगाए थे, फिर मोर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो कहां, कब, क्यों, कैसे जो बीच में आता है ना प्रश्नसूचक शब्द,
हम सबसे पहले इसको निपटाते हैं। हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं, इसके बाद वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, डज अथवा डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना हम नहीं भूलते हैं। याद रखिए, यदि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं है। अब हम इसको देखते हैं। अब इसमें देखिए, तुम दूध क्यों पीते हो, तो इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें क्यों है, सबसे पहले हमने लिख दिया व्हाई। अब उसके बाद यू के हिसाब से यू डू हो जाएगा, डू यू, और ड्रिंक मिल्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे क्रिकेट कहां खेलते हैं, तो सबसे पहले हम कहां की अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर डू दे प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से देखिए क्या होगा, गीत गाते। अब यहां पे देखिए, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें नहीं है, तो इसमें कहां से शुरुआत होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा। तो अब हेल्पिंग वर्ब में यहां पे देखिए वह के साथ क्या होगा, डज होगा ना, तो डज सी सिंग ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो अब डू आई टीच इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। अब यहां पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहचान वही है, बस तातेती के बाद है हुआ है। इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं शब्द भी दिया होगा। कुछ नहीं आपको करना है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुम दूध क्यों नहीं पीते हो, वे क्रिकेट कहां नहीं खेलते हैं, क्या वो गीत नहीं गाती है, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। अब इसको अगर सीखना है तो सबसे पहले तो आप इंट्रोगेटिव वाला फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते थे, इंट्रोगेटिव, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज अथवा डू का प्रयोग करते थे, सब्जेक्ट लगाते थे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब जब आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो यही फार्मूला बस है, केवल और केवल इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट लगाएंगे, बाकी वही है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज डू, सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा दिया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं। तुम दूध क्यों नहीं पीते हो, तो व्हाई डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क। वे क्रिकेट कहां नहीं खेलते हैं, तो वेयर डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। क्या वह गीत नहीं गाती है, तो डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग। देखिए यहाँ पे, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, तो डू आई नॉट टीच इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब है जो कार्य जारी हो, यानी कि वो वाक्य जिसमें वर्तमान में कार्य का जारी होना पाया जाए। यानी यहाँ पे देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आए, उनको बोलते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वो खाना बना रही है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों वाले वाक्यों में रहा है, रही है आ रहा है ना। अब अगर ऐसे वाक्यों को हमें ट्रांसलेशन बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार एच एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। देखते हैं फिर इज एम आर किसके साथ प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वो खाना बना रही है सी, अब सी के साथ हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। हम वही चार्ट पे जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के, ही सी इट के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगा, दे के साथ प्लूरल होगा इन सब साथ। लेकिन कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग होता है और वी यू और दे के साथ आर का प्रयोग होता है, और बाकी ये जो अंडरलाइन किए हुए जो प्रोनाउन हैं इनके साथ इज का प्रयोग होता है। तो सी के साथ इज हो जाएगा, सी इज कुकिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि दे, और दे के साथ क्या होगा, अभी मैंने बताया आर, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लेइंग क्रिकेट। हम इसके नेगेटिव पे भी देख लेते हैं। पहचान तो वही रहा, रही के बाद है हुआ है, ठीक है, लेकिन साथ में नहीं शब्द भी दिया हो। देखिए यहाँ पे रहा है, रही है, रहे के साथ नहीं शब्द दिया हो, जैसे वो खाना नहीं बना रही है, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो अगर इस तरीके का वाक्य है तो इसको बनाते समय हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और वही हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और प्लस नॉट शब्द लगा देते हैं। नॉट लगाने के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे अब इसको बना के देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वो खाना नहीं बना रही है सी, फिर वो इसके हिसाब से सी के हिसाब से क्या होगा, इज होगा।
एज। और अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पे नॉट हमें एरो बना दिया है। ये एरो इसलिए हमने बना दिया कि जब आप बनाएंगे ट्रांसलेशन तो आप याद रखेंगे यहाँ पे हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया, केवल एरो बना के आपको दिखा दिया कि हाँ यहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा करके फुल स्टॉप कर देंगे। देखिए वे क्रिकेट नहीं खेलना है, यानी कि दे, और दे के साथ आर होगा, आर, और फिर यही देखिए नॉट यहाँ लगा करके, और खेलना का प्ले होता है तो प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से ये हो गया। अब हम इसी का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही है, पहचान रहा रही के साथ साथ प्रश्न पूछा जाए, जैसे क्या वो खाना बना रही है, वे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। तो अब इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले तो निगेटिव वाला फार्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा तो ये जो सबसे पहले इसमें जो प्रश्न सूचक शब्द है, कब, कहां, क्यों, कैसे ना, हम उसको लिखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार ईजेएमआर जैसे टेक हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट लगा करके, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिख देंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्या वो खाना बना रही है, तो यहाँ पे देखिए अब वो के साथ क्या होगा, इज सी कुकिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, तो व्हाई, अब आर दे प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव है तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले वाक्यों में किया था। तो इस तरीके से हमारा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, परफेक्ट यानी कि जिसमें कार्य के पूरा होने की जानकारी हो, प्रेजेंट यानी वर्तमान में, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें वर्तमान में कार्य के कंप्लीट होने की जानकारी हो। जैसे देखिए वाक्य के अंत में चुका हो, चुकी हो, चुके हो, अथवा आ है, ई है, ए है का साउंड आए, ध्यान दीजिएगा, का साउंड आए, जैसे वो खाना खा चुका है, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। तो अभी हम इसको बना करके देखते हैं। रूल्स क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज और हैव, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ध्यान रखिएगा परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो वह खाना खा चुका है, तो यानी कि क्या करेंगे, हम सबसे पहले ही लिखेंगे, और ही के साथ हैज और हैव में से कैसे डिसाइड होगा, सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा यहाँ पे देखिए, और फिर खा चुका है तो ईट एट ईटन, तो ईटन हो गया और फूड हो जाएगा। वे क्रिकेट खेल चुके हैं तो दे, और दे के साथ क्या होगा, हैव, ठीक है, प्लेड क्रिकेट। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम निगेटिव की बात जरा कर लें। निगेटिव में क्या है, पहचान तो वही है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा आ है, ई है, ए है का साउंड है, और साथ में नहीं शब्द दिया हो, जैसे वो खाना नहीं खा चुका है, उसने गाना नहीं गाया है, देखिए यहाँ पे गाया, आ है, देखिए यहाँ पे साउंड आ रहा है ना। तो ये हमारा जो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब हमें बनाना है इसका ट्रांसलेशन, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट लिखने के बाद हम वही हैज और हैव जो हमने अभी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया था वही सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा, और फिर नॉट शब्द लगा देंगे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बना के देखते हैं वो, यानी ही हैज, अब इसके अनुसार क्या होगा, हैज नॉट ईटन फूड, उसने गाना नहीं गाया है, यानी कि सी हैज नॉट सिंग सैंग संग, संग ये सॉन्ग। तो इस तरीके से निगेटिव हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान वही है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, और साथ में प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम दूध क्यों पिए हो, वे क्रिकेट कहाँ खेले हैं, ठीक है, क्या वो गीत गाई है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं,
तो रूल क्या है, निगेटिव में आपके सामने दिख रहा है। जब हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इंट्रोगेटिव में प्रश्न सूचक शब्द ढूंढते हैं जो वाक्य के बीच में दिया रहता है, इंट्रोगेटिव वर्ड, और इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज और हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा कि परफेक्ट टेंस में चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे हम। तो इसके अनुसार तुम दूध क्यों पियो, तो क्यों यानी व्हाई हैव यू ड्रंक मिल्क प्लस में क्वेश्चन मार्क। वे क्रिकेट कहाँ खेले हैं, यानी वेयर हैव दे प्लेड क्रिकेट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह गीत गाई है, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी कि हैज सी संग ए संग क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, हैव आई टॉट इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है तो यहाँ पे यू जो सब्जेक्ट है ना और वर्ब, इसके बीच में नॉट लगा देंगे। जैसे व्हाई हैव यू नॉट ड्रंक मिल्क, वेयर हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज सी नॉट संग सॉन्ग, हैव आई नॉट टॉट इंग्लिश। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे सेंटेंस को ट्रांसलेशन बनाना सीख चुके। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हाँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक्चुअली देखिए यहाँ पे परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है, यानी कि कुछ कार्य पूरा हो गया है और कुछ जारी है। अर्थात ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि के साथ समय भी दिया हुआ हो, तो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य है। जैसे वह 2 घंटे से खाना बना रही है, वो 4 बजे से क्रिकेट खेलना है। अब ऐसे वाक्यों को अगर हमें ट्रांसलेशन बनाना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव में से प्रयोग करेंगे, और फिर इसके बाद हम बिन शब्द का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ बिन लगेगा। और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम समय को दर्शाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी कि कार्य जो दर्शा रहा है समय, अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और यदि पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि दिया हुआ है जैसे 2 महीना, 4 महीना, 4 दिन, 2 दिन, 2 घंटे, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद टाइम लिख देते हैं। ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। वो 2 घंटे से खाना बना रही है, यानी कि सी, और सी के अनुसार यहाँ पे देखिए क्या होगा, हैज हो जाएगा, और फिर बिन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। चूंकि देखिए 2 घंटे है, अवधि बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो 2 आवर्स हो गया। वे 4 बजे से क्रिकेट खेलना है, देखिए यहाँ पे दे, और दे के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे हैव होगा, और बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए समय के लिए 4 बजे से है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे 4 o'clock। अगर मान लीजिए निगेटिव है तो कुछ नहीं करना है, पहचान तो वही है, साथ में नहीं शब्द दिया होगा, जैसे वो 2 घंटे से खाना नहीं बना रही है, वे 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेलने हैं। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट और फिर वही हैज है। इसके बाद देखिए बिन के पहले हम नॉट लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिन के पहले नॉट लगाएंगे और इसके बाद बिन, फिर बाकी सेम प्रोसेस है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑफ फॉर और टाइम लिखेंगे। ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। वह, अब इसके साथ उसी चार्ट के अनुसार हैज होगा, हैज और नॉट, बीन कुकिंग फूड और फॉर 2 आवर्स। 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेलना है, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सॉरी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है तो पहचान तो वही है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि के साथ समय भी दिया, साथ में प्रश्न पूछा जाए जैसे वो 2 घंटे से क्यों खाना बना रही है, क्या भी 4 बजे से क्रिकेट खेलना है। देखिए दोनों टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य हैं, ए टाइप का और बी टाइप का। ट्रांसलेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम जो प्रश्नवाचक शब्द होता है इंट्रोगेटिव वर्ड उसको लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, आईएनजी
और उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वो 2 घंटे से क्यों खाना बना रही है, यानी व्हाई हैज शी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से इसको देखिए, क्या अब यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो वे के साथ क्या होगा, हैव हो जाएगा। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगा देना। क्लियर हुआ? जैसे व्हाई हैज शी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। तो इस तरीके से हमने आज से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेशन बनाना सीख लिया। अब हम इस प्रेजेंट टेंस के ये जो विभिन्न जो टेंस हमने आज पढ़े हैं इसके आधार पे हम पैराग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक सेंटेंस लेके चलेंगे और लास्ट में एक एक सेंटेंस बनाते जाएंगे और पूरा जो पैराग्राफ है, पूरा जो आर्टिकल है उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। मोहन कक्षा 10 में पढ़ता है, तो देखिए यहाँ पे ये ता है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला बताए थे, यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर अगर है तो वर्ब में यस अथवा यस लगाते हैं। तो देखिए स्टडीज हो गया, स्टडी में यस लगाते हैं तो स्टडीज हो गया, और इन क्लास 10। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड सेंटेंस देखिए, वह प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय जाता है। तो अब ये भी वाक्य जो है देखिए ता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हम इसको बनाते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ही लिख दिया हमने, और उसके बाद जाता है, गो होना चाहिए, लेकिन चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गोज हो जाएगा, गोज। अब कहां जाता है, ठीक है, टू स्कूल। और कब जाता है इसके बाद, तो डेली हमने लिख दिया। और फिर कैसे जाता है, बाई साइकिल, ठीक है, बाई साइकिल। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे वह अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है, यहाँ पे देखिए पूरा कर रहा है, ये वाक्य जो है ना कार्य जारी है, वर्तमान में कार्य जारी है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को क्या बताया था हमने, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में एज एम आर में से एक लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लिख दिया हमने भाई ही, और ही चूंकि सिंगुलर है इसलिए एज लगेगा, और पूरा कर रहा है कंप्लीट तो उसमें एनजी लगाएंगे तो कंप्लीटिंग हो जाएगा, और अपना गृह कार्य यानी कि हिज होमवर्क। अब देखिए यहाँ पे उसने गणित का कार्य पूरा कर लिया है, ठीक है। तो अब ये वाक्य देखिए या है। अभी हमने जब मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा था तो बता रहा था कि जिन वाक्यों के अंत में या है, ये है अथवा चुका है, चुकी है, चुकी है आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो इसका मतलब यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव में से लगाएंगे तो ही के साथ हैज हो जाएगा, और पूरा कर लिया मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और गणित का कार्य तो मैथ्स प्रॉब्लम्स हो गया गणित के कार्य के लिए। अब देखिए अब वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, देखिए कंटिन्यूअस और समय भी दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो अब देखिए ही यानी ही हो जाएगा, और ही के साथ हैज बीन क्या होगा, पढ़ रहा ना तो स्टडीइंग, और क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश हो गया, और समय दर्शाने के लिए घंटा है तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स। लेकिन यहां पे देखिए सब्जेक्ट के पहले अब दिया हुआ है तो इसकी अंग्रेजी यहां इसके पहले नाउ लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने आज पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया। प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने का रूल्स भी सीख लिया हमने, एक पैराग्राफ भी चेंज करके देख लिया। तो अब हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में पास्ट टेंस को सीखेंगे, फिर फ्यूचर टेंस को सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।